पिछले कई दशकों से दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी अदावत चल रही है जो किसी मुकाम को अब तक हासिल नहीं कर सकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हजारों लोग कुर्बान हो चुके हैं, मगर उसके रुकने की कोई राह नजर नहीं आ रही है। जब भी दुनिया को लगता है कि अब सुकून की बयार चलेगी, तभी बम धमाकों से उसकी उम्मीदें नेस्तनाबूद हो जाती हैं। मौजूदा समय में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। दरअसल बीते साल शुरू हुए इजराइल और हमास की लड़ाई में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में खुद को हमास का समर्थक बताने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कॉमर्शियल मालवाहक जहाज़ों पर हमले किए हैं। ऐसे में समुद्री रास्तों से आवाजाही कर रही दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने हमले के बाद अपने जहाज़ों के रास्ते बदलने का फैसला किया है। कंपनियों के इन फैसलों का वैश्विक सप्लाई चेन पर गंभीर असर हो सकता है। दुनिया के सबसे व्यस्ततम शिपिंग रास्तों में से एक लाल सागर से आवाजाही करने वाले जहाज़ों पर हमलों ने कंपनियों को बाध्य कर दिया है कि वो इस रास्ते से अपने जहाज़ न भेजें। इन हमलों को अंजाम दे रहे हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो उन जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। बीते साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद हूती विद्रोहियों ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। ये ईरान समर्थित विद्रोही समूह है जो बाब अल मंडेव की खाड़ी से गुजरने वाले विदेशी मुल्कों के जहाज़ों पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये हूती समूह कौन है, लाल सागर में ये हमला क्यों कर रहे हैं और समुद्री मार्ग में हो रहे इस हमले का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे, मगर सबसे पहले हम हूती समूह के बारे में जान लेते हैं। हूती विद्रोही, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आए। सत्ता तक उनकी यात्रा और यमन में उनकी स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान आकर्षित किया। वहीं हूती विद्रोह की बात करें तो यह मुख्य रूप से ज़ैदी शिया मुस्लिम आंदोलन है, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने सुन्नी मुसलमानों सहित यमन की आबादी के व्यापक स्पेक्ट्रम से समर्थन हासिल किया है। 2000 के दशक में उभरा हूती आंदोलन अपने शुरुआती दौर में यमनी सरकार के खिलाफ एक धार्मिक और राजनीतिक विरोध के रूप में सामने आया। ज़ैदी समूह के धार्मिक नेता और पूर्व सांसद हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम से इस आंदोलन का नामकरण किया गया। ये वही लोकप्रिय नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी के साथ ही 2004 में हूती विद्रोह का आगाज हुआ। इस संघर्ष की जड़ें स्थानीय आपत्तियों, राजनीतिक अन्याय और सरकार की भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों में थीं। हूती आंदोलन ने अधिकतम समर्थन प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष को सिर्फ सरकार के विरुद्ध या धार्मिक कानून के पक्ष में नहीं, बल्कि अपने समुदाय की सुरक्षा और सरकारी उत्पीड़न और आक्रामकता के खिलाफ भी दर्शाया। इसी कड़ी में सितंबर 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा करना हूती विद्रोह के लिए एक निर्णायक कदम साबित हुआ। समूह ने विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राजधानी पर नियंत्रण प्राप्त किया। वहीं इजराइल हमास युद्ध में हूती विद्रोहियों ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में प्रवेश किया। समुद्री जहाज़ों पर हमले के पीछे इस समूह ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि वह फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए इजराइल से जुड़े समुद्री जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से समुद्री जहाज़ों का इजराइल से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में जहां एक ओर इजराइल और फिलिस्तीन पहले से ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर लाल सागर को जंग का मैदान बनाकर हूती समूह ने वैश्विक स्तर पर एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। दरअसल हमले का यह क्षेत्र बाब अल मंदेव की खाड़ी है, जो लगभग 20 मील चौड़ी वो जगह है जो अफ्रीकी प्रायद्वीप में इरिट्रिया और जिबूती को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। दक्षिण की तरफ से मालवाहक जहाज अक्सर मिस्र तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्वेज कैनाल होते हुए वो आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जहाज़ों पर हो रहे हमलों और भविष्य में इसे लेकर बढ़ रही आशंका के बीच मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी और मेयर्स्क जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रास्ता बदल दिया है। अब ये जहाज़ लाल सागर न होकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। परेशानी की बात यह है कि अगर जहाज़ लाल सागर का अपना रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं तो इसे माल पहुंचाने में 10 दिन से अधिक की देरी हो सकती है।
इसका आर्थिक असर भी नजर आ रहा है, चूंकि दूसरे रास्ते से माल को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए अधिक लागत लग रही है। दरअसल विश्व मानचित्र को देखें तो मिस्र से होकर गुजरने वाली स्वेज कनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो आगे बाब अल मंदेब की खाड़ी के रास्ते अदन की खाड़ी से जुड़ जाता है। अदन की खाड़ी अरब सागर पर खुलती है। दूसरी तरफ भूमध्य सागर से रास्ता जिब्राल्टर से होते हुए उत्तरी अटलांटिक में खुलता है। इस तरह अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाए बिना उत्तरी अटलांटिक से मालवाहक जहाज भूमध्य सागर और फिर लाल सागर होते हुए सीधे अरब सागर आ सकते हैं। स्वेज कनाल से होकर गुजरने वाला कोई भी जहाज अगर हिंद महासागर तक पहुंचना चाहता है, उसे लाल सागर और बाब अल मंदेब से होकर गुजरना ही पड़ेगा। स्वेज कनाल एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे तेज समुद्री रास्ता है। कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस लाने ले जाने के लिहाज से ये बेहद अहम है। फ्रेट एनालिटिक्स कंपनी वारटेक्सा के अनुसार साल 2023 की पहली छमाही में इस रास्ते हर रोज करीब 90 लाख बैरल तेल दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया गया। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के विश्लेषक कहते हैं कि एशिया और खाड़ी से यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचने वाला कम से कम 15% सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसमें 21.5% रिफाइंड तेल और 13% कच्चा तेल शामिल है। लेकिन ये मामला केवल तेल के आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। इस रास्ते से होकर जाने वाले जहाजों पर जो कंटेनर लदे होते हैं, उनमें दवाइयाँ, टेलीविजन, कपड़े, खेलों के सामान जैसी दूसरी चीजें भी होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभियान छेड़ दिया है। उसके युद्धपोत लाल सागर में आवाजाही कर रहे कमर्शियल जहाजों की मदद कर रहे हैं। उसके इस अभियान में अब यूके, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे और स्पेन भी शामिल हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इस क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की इस कोशिश में और मुल्क भी सहयोग करें। लेकिन सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ शिपिंग कंपनियों में इस रास्ते के इस्तेमाल को लेकर अभी आशंका है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले संगठन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें फ्रांस का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। यहाँ के लोग 194 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत की बात करें तो उसके पासपोर्ट को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है, यानी भारत का पासपोर्ट पिछले बार के मुकाबले कमजोर हुआ है। रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यानी 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 2 ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग में कुल 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड और बेल्जियम के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों तथा पश्चिम एशिया की स्थिति एवं बहुपक्षवाद जैसे वैश्विक मामलों पर चर्चा की। इस दौरान भारत ने इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन युद्ध पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। गौरतलब है कि भारत ने युद्ध बंद करने और दोनों पक्षों में बातचीत करने की बात तो की, लेकिन रूस के साथ अपने संबंधों पर इसकी परछाई नहीं पड़ने दी। वो लगातार रूस से तेल खरीदता रहा और हाल के वक्त में रुपया रूबल में भी व्यापार कर रहा है। बता दें कि एस जयशंकर प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। वहीं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बहस के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। यह दुनिया की सबसे गंभीर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए राजनयिक पहल का एक स्थान है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास में 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। यह नौसेना अभ्यास 2 प्राथमिक चरणों में आयोजित होगा, पहला बंदरगाह में तो दूसरा समुद्र में। हार्बर चरण में आरके बीच पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर परेड, एक समुद्री सेमिनार, एक तकनीकी प्रदर्शनी, मिलान गांव, विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय, युवा अधिकारियों का मिलन और विभिन्न खेल कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं समुद्री चरण के दौरान भाग लेने वाली नौसेनाएं उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और सतह विरोधी युद्ध अभ्यास का संचालन करेंगी।
अभ्यास में हवाई और सतही लक्ष्यों पर तोपखाने की गोलीबारी, युद्धाभ्यास और चल रही पुनः पूर्ति शामिल होगी। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाल सागर में भू राजनीतिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।